हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो आज 13 अगस्त 2024 का ये दिनांक, जिसमें टीआरई 4 के लिए हम लोगों का ये रफ्तार बैच 2.0 का ये सबसे पहला लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग टीआरई 3 का जो पेपर हुआ था बिहार पीजीटी का, उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको हम 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आज का ये पार्ट नंबर 1 जो है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के जो क्वेश्चन है फिजिक्स के, मतलब पेपर में तो 71 से स्टार्ट होता है, 70 तक के पहले के आपके सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज और जीएस वाला जो पोर्शन होता है, तो 71 से लेकर के जो हमारा 90 तक का क्वेश्चन, यानी टोटल 20 क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो पहले तो एक बार कंफर्म हो जाइए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, विजिबल है, ऑडिबल है, क्योंकि आज पहली क्लास है ऐप के ऊपर। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। मैं आप लोगों के नाम पढ़ देता हूं। सनी कुमार, पिंटू कुमार, करण कुमार, एस पाइन, विकास आर्यन, राहुल कुमार, मनीषा कुमारी, गुंजन ईश्वर, इंद्रजीत पंडित। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, और आप सब लोगों का स्वागत है रफ्तार बैच 2.0 के सबसे पहले लेक्चर के अंदर। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं आपको इस पूरे ओवरऑल बैच के बारे में, क्योंकि आज पहली क्लास है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। और इस पूरे बैच का जो अपना ट्यून होगा, जो इसका तरीका होगा, कहीं ना कहीं वो आपको आज पहली इस क्लास के अंदर पता चल जाएगा, तो आप उसी माइंडसेट के साथ में लेक्चर्स को फॉलो करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, इसमें मैं एक दो बातें आप लोगों से कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो देखिए, बिहार पीजीटी का जो एग्जाम है वो बिल्कुल भी मुश्किल एग्जाम नहीं है। आज के इस दौर के हिसाब से और कंपटीशन के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो बिहार पीजीटी फिर भी आज के टाइम पर बहुत 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 आसान एग्जाम है, किसी भी अदर स्टेट के पीजीटी एग्जाम के रिस्पेक्ट में। चाहे आप सिलेबस वाइज देख लीजिए, चाहे क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से देख लीजिए, जैसा कट ऑफ आपका जा रहा है, जो भी सिचुएशन है, अगर आप देखें तो बिहार पीजीटी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो भी अपना अनुभव है 3-4 सालों का, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे आसान अगर कोई पीजीटी का एग्जाम है फिजिक्स का, तो वो बिहार पीजीटी ही फिलहाल में है। ठीक है? पिछले 3 टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के एग्जाम को आप देखें, उनके पेपर को आप देखें, हमने आपको प्रोवाइड किया था ग्रुप में और उसका पीडीएफ। तो अगर आप उन पेपर्स को देखें तो आपको ये समझ में आता है कि 11th-12th के सिलेबस से ही सारा कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। तो आपको पहली बात तो बहुत डिफिकल्ट, बहुत एडवांस और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों में अपने आप को परेशान नहीं करना है, क्योंकि देखिए 11th-12th का जो आपका सिलेबस है, जेई नीट में भी उसी से सवाल आते हैं, बट वो सवालों का जो लेवल है वो बहुत ही अलग हो जाता है। सिलेबस सेम होता है लेकिन क्वेश्चन के लेवल में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा सारे लोगों को, क्योंकि आप सब लोग कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे होंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि क्लास के दौरान आपको जरूर ये महसूस होगा किसी न किसी दिन कि सर ये तो आता है, ये तो बहुत ही आसान है, आगे कुछ और बताइए, या इसमें कुछ और हाई लेवल का क्वेश्चन करवाइए। ये आपके मन में सवाल आना तय है। तो ये मैं आपको पहले से बता देता हूं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स करने की हमारी जरूरत ही नहीं। ठीक है ना? ये जो बैच है वो इस पर्पज से नहीं है कि आपको बहुत सारा फिजिक्स पूरा सीख लेना है और बहुत सारी चीजें कराई जाएंगी। इस बैच का सिर्फ एक पर्पज है कि आपको बिहार पीजीटी का एग्जाम देना है और उसमें सेलेक्ट होना है। तो उसी अप्रोच के साथ हम पढ़ेंगे, बहुत चीजें हम स्किप करेंगे, बहुत चीजें हम बहुत लिमिटेड लेवल तक पढ़ेंगे। इस हिसाब से हम चलेंगे जितनी हमारी जरूरतें हैं। ठीक है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपको थोड़ा सा, मुझे अब मेरे ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी कमान अब मुझे सौंप दी है और आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो कहीं ना कहीं आपको अब थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा भरोसे के साथ में आगे बढ़ना होगा। और मैं बस एक ही बात इसमें कह सकता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं क्लास के अंदर, हर एक क्लास के अंदर जो भी चीजें हो रही होंगी, उसके लिए जो भी गाइडेंस होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आप बस उन्हीं बातों को पकड़ लीजिए
और उसी के बेसिस पर आप चलिए, ठीक है। आपका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद अगर कुछ आपको लगता है कि हमने कुछ यहाँ पर गलत गाइडेंस दिया या शायद हमारी वजह से, हमारी बात को मानने की वजह से आपके साथ कुछ बुरा हुआ, तो चाकू, छुरी और कुल्हाड़ी, भाला जो भी आपको मिलेगा वो सब आप लेकर के आइएगा। मैं अपना एड्रेस आपको दे दूंगा, ठीक है। प्रयागराज में मैं कहाँ पर रहता हूँ और कहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ, आप आ जाइएगा। जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना ही है कि पेशेंस बना करके, और जो मैं क्लास में बोल रहा हूं सिर्फ आप उस बात को सुनिए। कहीं से भी कोई भी कमी आपके एग्जाम से पहले तक, मतलब आपका जिस दिन सिलेबस हमने बोला ऑफिशियली कि आज आपका सिलेबस खत्म होता है हमारी तरफ से ऑफिशियली, उस दिन आप हमसे कोई भी शिकायत है आप कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले कौन सी चीज कब करानी है और कितनी करानी है, कैसे करानी है, वो डिसीजन अगर आप मेरे ऊपर छोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी कन्वीनियंट हो जाएंगी और सुविधा के मेरे लिए अच्छी हो जाएंगी कि मैं आराम से और सिस्टमेटिक तरीके से जैसे प्लान करूंगा वो मैं इंप्लीमेंट कराता चलूंगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं बीच में आपके कमेंट्स देख लेता हूं। हाँ, सनी कुमार कह रहे सर आपका 10 दिन का क्लास देखा था मैंने, एस्टेट में 91 मार्क्स आए हैं, बस टीआरई क्लियर हो जाए, थैंक्स फॉर योर कंटेंट। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सर नहीं आता है मुझे कुछ भी फिजिक्स में, कोई नहीं, लैपटॉप में लाइव नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा, अब सब कुछ आपके हवाले है, ठीक है। चलिए ठीक है। तो मैं यही एक दो बातें आपसे कहना चाह रहा था कि आप बस थोड़ा सा भरोसा रखिए, जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि देखिए बिहार पीजीटी के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत है नहीं, और मैंने टीआरई 2 का प्रॉपर एक बैच पढ़ाया हुआ है, तो मुझे अभी अनुभव है कि कितना समय लगने वाला है और कितना इसमें एफर्ट देने की जरूरत है। टीआरई 2 के लिए आई थिंक कुछ 47 या 48 लेक्चर के अंदर ही पूरा बैच सिमट गया था 2 महीने के अंदर ही, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास इस रफ्तार बैच 2.0 में बहुत सारा टाइम है, सफिशियंट टाइम है, हम इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन में प्रैक्टिस बहुत सारा कर सकते हैं, थियरी को हम और बढ़ा करके इसमें देख सकते हैं, जितना उसमें देखा था उससे ज्यादा। तो सारी चीजें बिल्कुल हमारे फेवर में है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में, केवल 20 क्वेश्चन आपको कराएंगे। पहली बात तो इन क्वेश्चन को देखकर आप ये बिल्कुल जज मत करिएगा कि आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई देखिए टीआरई 3 का ये सीधा सीधा पेपर है, और अभी आप उस पेपर की तैयारी के लिए बैच पढ़ना आप स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका फाइनल जो आपकी प्रिपरेशन जिस लेवल पर होनी चाहिए, ये उसका एक तरह से आप कह सकते हैं डेमो है, ठीक है ना। इस बैच के समाप्त होने पर जैसी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए उसका ये सवाल है, तो ये जस्ट एज अ डेमो आप इसको ले लीजिए। बहुत सीरियस नहीं होना कि अरे सर ये तो टॉपिक मुझे आता ही नहीं, ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है और इसमें समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, आप इसको जस्ट एक ट्रेलर की तरह देखिए आराम से। बस एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा इस पूरे पेपर का कि टीआरई में आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है ना। तो हम लोग अगले 2-2.5 महीने के अंदर जो भी ये सवाल आ रहे हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपके पास डिटेल में होंगे बैच को कवर करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए हाँ, 79 स्कोर है, बिल्कुल 75 चाहिए होता है, तो अगर बिल्कुल आपने सही कैलकुलेशन किया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उसके ऊपर ही है 75 से, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और हम सारे क्वेश्चन का आपको ओवरव्यू देते हुए इसका आंसर बताते हुए चलेंगे, और आपसे आप एक बार सारे क्वेश्चन भी देख लेंगे कि टीआरई के अंदर किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो लोग हिंदी की डिमांड कर रहे थे, मैं उनको ये भी बात सजेस्ट करूंगा, जितने भी आपको हिंदी पढ़ने को मिलेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये गूगल वाला ट्रांसलेशन किया गया है पेपर के अंदर। अब आप यही पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट इज, और क्या दिया है, लोच का आयाम स्थिरांक है, ठीक है। ये जो लैंग्वेज है, ये लोच का आयाम स्थिरांक नहीं पूछना था, ये पूछना था लोच स्थिरांक का आयाम, और आयाम नहीं बीमा बोलना था, इस इलास्टिक कांस्टेंट का डायमेंशन यानी बीमा निकालना था, और ये देखिए लैंग्वेज, ठीक है। तो सारा जितना भी हिंदी है जैसे पेपर में आया था एज इट इज हमने लिख दिया, हमने अपना दिमाग चलाया नहीं है। तो हिंदी वाले थोड़े सावधान रहेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस हमेशा इंग्लिश को दिया जाता है जब भी यहां पर कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे डायमेंशन ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट इज, इलास्टिक कांस्टेंट या इलास्टिसिटी कांस्टेंट का डायमेंशन आपको निकालना है। तो एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ, और ये हुक्स लॉ क्या बोलता है ये सारा हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, अभी आप बस सॉल्यूशन को देख लीजिए। हुक्स लॉ कहता है कि विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि कोई भी जो मटेरियल है उसके अंदर जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है उसकी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि आप कितना भी खींचते जाइएगा वो पुराने शेप और साइज को कवर कर लेगा। तो किसी भी इलास्टिक बॉडी को हम जब डिफॉर्म करते हैं, विकृत करते हैं उसके ऊपर बल लगा करके, तो बल हटाने पर वो वापस पुरानी सिचुएशन में आ जाता है। लेकिन इस चीज की एक लिमिट होती है, पुरानी सिचुएशन में आने का या रिकवर करने का पुराने शेप को एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट से ज्यादा आपने कुछ कर दिया तो फिर वापस नहीं लौटेगा। तो विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रतिबल जो है वो विकृति जो है वो प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसी को हम क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ बोलते हैं। और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर एक कांस्टेंट आता है, स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पर आएगा स्ट्रेन, और ये जो यहां पर आया है इसी को बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है ना। स्ट्रेन की अगर बात करें तो स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति, जिसका मतलब होता है आकृति में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू। तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। जो स्ट्रेस होता है अगर आप देखें तो इसका फार्मूला होता है फोर्स अपान में एरिया। फोर्स का डायमेंशन सबको याद होना चाहिए, mlt-2, और अपान में जो एरिया है इसका डायमेंशन होता है l⁻²। एक l से एक l कैंसिल होकर ऊपर जाएगा, आपको मिलेगा ml-1t-2, ml-1t-2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। इलास्टिक कांस्टेंट इक्वल टू स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। देखिए इस सवाल में कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक करंट इन अ चार्जिंग आरसी सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I0 e⁻t अपॉन RC। मतलब कोई आरसी सर्किट है और उसमें करंट का जो वेरिएशन है समय के साथ में वो इस तरीके से बदल रहा है। करंट I0 R और C कांस्टेंट है, ठीक है, टी टाइम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट टी इक्वल टू 0। करंट का इक्वेशन दिया है और आपसे कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। आपको पता है कभी भी रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई टाइम, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये जो करंट है इसको टाइम के साथ डिवाइड करना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। करंट का समय के साथ क्या रेट हो रहा है बदलने का, ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यही क्या है, अगर आपसे कहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब क्या हुआ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब हुआ यहां पर डी आई अपॉन डी टी। ठीक है ना। और आप इसको डिफरेंशिएट करिए समय के साथ में, तो आपको मिलेगा I0, एक्सपोनेंशियल टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो एज इट इज रहेगा, फिर वापस से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टी के साथ जितना पार्ट है कितना है, माइनस में 1 अपॉन RC, ये पूरा मिल जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करी, ये पूरा जो पार्ट है ये फिर से क्या बन जाएगा, ये फिर से बन जाएगा I बन जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे ये पूरा पार्ट I और ये माइनस और अपान में क्या हो जाएगा, RC इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी। ये आपने निकाल लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। बट आपको पता है कि एट टी इक्वल टू 0 पर अगर बात करें, अगर टाइम की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो ई पावर माइनस में 0, और ई पावर माइनस में 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। भाई ई के पावर 0, ई के पावर 0 या ई के पावर माइनस 0 मतलब ई के पावर 0 हुआ, और किसी भी नंबर के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 आता है। ये वैल्यू 1 हो जाएगी टी इक्वल टू 0 रखने पर, तो ये 1 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, I0 की। टी इक्वल टू 0 पर जो आई है वो I0 के इक्वल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट एट टी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, यहां पर आप लिख सकते हैं I0 और ये अपान में RC, ये आंसर हो जाएगा। तो माइनस में I0 अपान RC, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है।
विप्लाक प्रधान, वंदना कुमारी, करण कुमार, गुंजन ईश्वर, मनीषा कुमारी, अतुल देव शुक्ला। ठीक है, सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए करेक्ट नहीं होगा। ये माइनस टर्म भी यहां पर आ गया था जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया था, तो ये माइनस में 1/RC। ठीक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ स्पीड u एट एन एंगल थीटा। यानी एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल बनाते हुए u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए u स्पीड से फेंका गया। इट्स स्पीड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल विल बी। जिस प्रोजेक्टाइल को आपने ऐसे फेंका है वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका डायरेक्शन बदलता जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि जब प्रोजेक्टाइल का जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा हो जाए, उस टाइम पर इसकी स्पीड कितनी है ये बताना है। क्योंकि आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल को आप जब प्रोजेक्ट करते हैं, किसी प्रोजेक्टाइल को आप ऐसे फेंकते हैं, तो रास्ते में उसकी जो स्पीड है वो बदलती जाती है। इस स्पीड के आप दो कंपोनेंट करते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पूरे रास्ते में नहीं बदलता, सेम रहता है। ये अगर u है, u से आपने फेंका और ये थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना u sin थीटा। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पूरे रास्ते में सेम रहता है, बट वर्टिकल कंपोनेंट पहले घटता है घटता है घटता है, जीरो होता है, फिर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, मैक्सिमम होकर के इतना हो जाता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो वही कह रहे हैं कि जब यहां से प्रोजेक्ट किया था तब अगर स्पीड u थी, तो वहां पर पहुंचने के बाद जहां पर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हो गया, अल्फा, यहां पर कितनी स्पीड होगी। आप कह दीजिए कि भाई जब हमने यहां से जब प्रोजेक्ट किया था उस टाइम पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था, जब थीटा एंगल पर u स्पीड से फेंका था कितना था, u cos थीटा। और अभी यहां पर मान लेते हैं कि इसकी स्पीड u डैश है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पर कितना होगा, यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, ये हो जाएगा u डैश cos अल्फा के बराबर। अगर यहां पर स्पीड u है तो u cos थीटा, अगर यहां पर स्पीड u डैश है तो u cos अल्फा। और आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। तो चाहे यहां की बात करें चाहे यहां की बात करें, कहीं की बात करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम ही रहता है। तो यहां का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होना चाहिए, यानी ux की वैल्यू ux डैश के इक्वल होनी चाहिए, यानी u cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, u डैश cos अल्फा के इक्वल होनी चाहिए। और आपको यही स्पीड ही तो निकालना था, तो u डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा u cos थीटा और उसके अपान में कितना, cos अल्फा, u cos थीटा और उसके अपान में cos अल्फा, u cos थीटा अपान में cos अल्फा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है सबको। देखिए ये वैसे तो ऑफलाइन क्लास है नहीं, बट मैं ये कोशिश करूंगा कि बिल्कुल ऑफलाइन वाला फील आपको आए और एक कनेक्टिविटी रहे, आपको ऐसा महसूस ना हो कि मैं कहीं दूर दराज के इलाके से पढ़ा रहा हूं, आप बिहार में बैठे हैं, मैं उत्तर प्रदेश से पढ़ा रहा हूं, तो कैसे सवाल पूछे, कैसे डाउट्स पूछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस हमारे और आपके बीच में इसी कैमरे का डिस्टेंस है, तो जो भी सवाल है हमारे सामने आपके सवाल पहुंच रहे हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए कमेंट्स आपके हम पढ़ रहे हैं बराबर, तो आप बीच बीच में कमेंट्स करते रहिए। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट न्यूक्लियर फोर्स ओनली। ये चार क्या 5 ऑप्शन तो रहते ही आपको पता है, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5 तो सेम ही रहता है। इसमें करते मोर देन वन ऑफ दी एबव, इसमें कहते नन ऑफ दी एबव, तो ये तो छोड़ ही दीजिए। ये ऑप्शन में कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फोर्स किसके किसके बीच लगता है। और देख लीजिए ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी, जिनका जो हिंदी के लिए बहुत परेशान है ध्यान रखें आप लोग,
मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, तो अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा इधर एफर्ट कर लीजिए, आसानी से और ऑथेंटिक चीज जेन्युइन तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा केवल परमाणु बल लगाता है, नाभिकीय बल बोलते हैं ना न्यूक्लियर फोर्स को, ये सारा ट्रांसलेशन गूगल वाला है, ठीक है, पेपर के अंदर। तो कह रहे हैं कि इसमें से किसके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो आपको पता है नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो कितने फोर्सेस हैं, नेचर में टोटल कितनी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर के अंदर। और जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर के अंदर, उन फोर्सेस का नाम जरूर जानते रहिए। एक है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। दूसरा है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और आपका इसके अलावा है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और एक फोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 4 फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स। तो जितनी भी दुनिया में फोर्सेस लग रही हैं वो सभी की सभी फोर्सेस इन्हीं चारों में से किसी न किसी को बिलोंग करती हैं। ये जो हमने सीक्वेंस लिखा है ये इनके स्ट्रेंथ के सीक्वेंस में लिखा है। सबसे स्ट्रांग जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स होते हैं। तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो रेडियो एक्टिव विखंडन होता है उसमें ये फोर्स एक्टिव होता है। और लास्ट में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो 2 मासेस के बीच में लगता है। इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस में से ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स है। इसी फोर्स की वजह से किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अब आप बताइए प्रोटॉन और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्सन होना चाहिए और रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए। लेकिन फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सन के बावजूद भी इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे हुए हैं। तो यहां पर ऐसा कौन सा फोर्स है जो इनके रिपल्सन वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा ताकतवर है और इनको आपस में जोड़ के रखा हुआ है। तो देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो चार्ज की वजह से रिपल्सन लगेगा वो कौन सा फोर्स है, वो इस वाले फोर्स की कैटेगरी में आता है। और ये जो फोर्स है वो इससे कमजोर फोर्स होता है, ये जो फोर्स है वो इससे क्या है, कमजोर फोर्स है। तो इसीलिए रिपल्सन से नहीं टूट रहा है, क्योंकि उस रिपल्सन से भी कहीं ज्यादा ताकतवर इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। और न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ये न्यूक्लियर फोर्स कौन से नेचर का होता है, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। और ये यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। आप इसको कहेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियस का, ठीक है। और ये जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है ये किसके किसके बीच में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करके रखता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी आपस में अट्रैक्ट करके रखता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी आपस में अट्रैक्ट करके रखता है। न्यूक्लियर फोर्स का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है और ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो प्रोटॉन को आपस में, न्यूट्रॉन्स को आपस में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को सबको बांध के रखता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लगेगा। ये तीनों सही है तो इसलिए कहां जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े। चलिए कुछ एडिशनल बातें भी हम साथ में जोड़ रहे हैं ताकि आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिले। ऐसा नहीं कि खाली 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चन का आंसर बताना पर्पज है, आंसर बताना पर्पज नहीं है। हर क्वेश्चन के साथ कुछ और एडिशनल बातें भी आपको मिलती रहें। हर बार जरूरी नहीं कि यही सवाल आने वाला एग्जाम में, है ना, इससे रिलेटेड और चीजें हो सकती हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको ऐसे ही ऐड करना होगा, ठीक है ना। पूरे बैच के दौरान यही पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। कुछ भी डिस्कस कर रहे होंगे तो खाली उसका ये ऑप्शन, उसका आंसर हमारा पर्पज बिल्कुल नहीं होगा। हमारा पर्पज होगा इससे रिलेटेड और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चंस की, वो सारी चीजें हमें ऐड करनी है ताकि हम 10 क्वेश्चन के सहारे 50 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट नॉलेज गेन कर सके। ये अप्रोच के साथ चलना होगा।
तभी जाकर के हम सारी चीजों को कवर कर पाएंगे। 1 माइक्रोमीटर अपान 1 फेम्टोमीटर, तो आपको ये बात तो पता ही होगा कि ये जो प्रीफिक्स होते हैं, जैसे कि माइक्रो होता है और आपका पीको होता है, उसके अलावा नैनो होता है ना, ये सब आपको प्रीफिक्स पता होना चाहिए, माइक्रो, नैनो और इधर पीको, इसके अलावा फेम्टो, ये सब प्रीफिक्स होते हैं जो बहुत ही फेमस है। इसके अलावा पॉजिटिव वाले टर्म में जाएंगे तो किलो होता है, मेगा होता है, गीगा होता है, टेरा होता है, पेटा होता है एंड सो ऑन। बैच में हम लोग पढ़ेंगे। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6, नैनो का मतलब होता है 10 पावर -9, पीको का मतलब 10 पावर -12, फेम्टो का मतलब 10 पावर -15, मेगा का मतलब 10 पावर +6 और गीगा का मतलब 10 पावर +9। ये सारे प्रीफिक्स होते हैं। तो माइक्रोमीटर का मतलब क्या हुआ? माइक्रो का मतलब हुआ 10 पावर 6 और मीटर की जगह पर लिख लीजिए मीटर। और फेम्टोमीटर में फेम्टो का मतलब हुआ 10 पावर -15 और मीटर की जगह पर मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और -15 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो -6 और प्लस में क्या हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा कितना प्लस में 9, 10 पावर प्लस में 9। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल 10 पावर प्लस में 9 करेक्ट हो जाएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें परसेंटेज एरर निकालना है और आपको एक वैल्यू गिवन है। देखिए किसी भी वैल्यू को, किसी भी रीडिंग को जिसको हम मेजर करते हैं, अगर वो रीडिंग x है तो उसमें जो हमसे गलती हो सकती हमारे स्केल से, हम जिस भी स्केल से कोई रीडिंग लेते हैं उस स्केल में जो मिनिमम रीडिंग की वैल्यू दी जाती है उतनी मिस्टेक की चांसेस हमेशा होते हैं, जिसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट में जो मिनिमम डिजिट दिया होता है, मेजर करने लायक होता है, जिसको हम सही सही मेजर कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू, उतनी मिस्टेक हो सकती है, जिसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट का। तो अगर ये हमारी रीडिंग है और जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया उस इंस्ट्रूमेंट का ये लीस्ट काउंट है, मतलब कि जो रीडिंग हमने लिया है उसमें इतना और प्लस भी हो सकता था एक्चुअल वैल्यू, या उसमें से इतना माइनस भी हो सकता है, मतलब इतनी गलती हो सकती है। तो इस वाली गलती को हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये जो लीस्ट काउंट है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। लीस्ट काउंट वाले एरर को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। और जब उसको हम मेजर्ड वैल्यू से मेजर करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर। और जब इसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। ठीक है ना, परसेंटेज एरर। यानी ये क्या है? दिस इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। तो यहां पर आपको ये लीस्ट काउंट की वैल्यू गिवन है 0.5 और जो रीडिंग है वो है 250 और यहां पर आप कर लीजिए 100, तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर की वैल्यू। देखिए ये जीरो इसको कर देगा 5, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 5 अपान क्या आ जाएगा 25, डिवाइड करेंगे तो 1/5, डिवाइड करेंगे तो 0.2, परसेंटेज में है तो परसेंटेज में लिख लीजिए। 0.2 कहीं भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव, ऑप्शन नंबर ई आएगा, बी नहीं आएगा। बी कैसे आ सकता है? 5 पंजे 25 और ये 0.2, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है ना, हाँ, नहीं 6 का बी नहीं होगा। विप्लाक प्रधान इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है और करण कुमार, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है, अगले सवाल में कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ बोट विद रिस्पेक्ट टू लैंड इज 3i कैप प्लस 4j कैप। मान लीजिए कि ये नदी में कुछ ऐसे हम बोट दिखा देते हैं, ये है हमारा बोट, ठीक है, ये बोट है और इधर ये है लैंड, ये जमीन है। चलिए 1 सेकेंड वेट करना होगा। ये क्लास में ये चीज होती रहेगी, मतलब इसका इसकी हैबिट आपको डालनी पड़ेगी कि क्लास पढ़ते पढ़ते अचानक से कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ये हैंग कर जाता है।
ठीक है, तो देखिए अभी ये आपकी जो क्लास हो रही है, अभी हम लोग 3 पार्ट के अंदर, अगले 3 पार्ट के अंदर ये पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर आप कहेंगे तो हम टीआरई 2 और टीआरई 1 के भी पेपर को भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और अगर आप कहेंगे तो सिर्फ टीआरई 3 वाले पेपर को सॉल्व करके उसके बाद हम सिलेबस पर आ सकते हैं। एक चीज आप लोग बोल रहे थे कि सर हर यूनिट के बाद में एक टेस्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल ये बात तो पहले से ही प्लान करी गई है और बैच के लॉन्चिंग में भी हमने बोला भी था। हम लोग जैसे जैसे यूनिट पढ़ते जाएंगे, एक पूरे यूनिट जरूरी भी नहीं है, अगर यूनिट के हिसाब से कहेंगे तो यूनिट के हिसाब से करवाएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है अगर जैसे मैकेनिक्स का यूनिट काफी बड़ा है तो ऐसा हो सकता है कि उस यूनिट के अंदर कुछ टॉपिक, 2-3 टॉपिक कवर हो जाए, उसका एक टेस्ट हो सकता है। जब टेस्ट कराने लायक टॉपिक हम कवर कर लेंगे, इतना कंटेंट हो जाएगा कि एक टेस्ट हो सकता है, तो उसका एक टेस्ट करा लेंगे। तो किसी किसी यूनिट में 3 टेस्ट होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 4 होगा। यूनिट के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसी भी यूनिट को कवर करने के लिए कितने टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना? चलिए, लैपटॉप में लाइव नहीं हो पाया, चलिए इसको हम चेक करेंगे कि इसका क्या अपना इशू है लैपटॉप का। ठीक है ना? ठीक है, लैपटॉप का हम अभी क्लास के बाद जो भी है आपसे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी देखिए, अभी हम लोग वही बात हमने स्टार्टिंग में बोला आपको कि ये पूरा पेपर है, ये जो चीज कर रहे हैं अभी हमने पढ़ाई कहाँ है, जस्ट आपके ओवरव्यू के लिए, एक माइंड सेट के लिए कि आपकी प्रिपरेशन इसी टाइप की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, यही आपके एग्जाम के सवाल है, इस पर्पज से सिर्फ हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इस सवाल में क्या था कि बोट की जो स्पीड है जमीन के रिस्पेक्ट में, लैंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था। तो ये मान लीजिए जो बोट है यहाँ पर, ये जो बोट है, इस बोट की स्पीड इस लैंड के रिस्पेक्ट में आपको दिया हुआ है। स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू लैंड इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ये दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। दूसरा दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू लैंड, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू लैंड, ये कितना दिया हुआ है? ये है आपका माइनस में 3i कैप माइनस में 4j कैप। वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू लैंड, ये यहां पर क्या है, बोट कहां है, वाटर के अंदर है। तो ये जो वाटर है, अगर आप देखें वाटर की जो स्पीड है लैंड के रिस्पेक्ट में और बोट की जो स्पीड है लैंड के रिस्पेक्ट में, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। सिर्फ माइनस को अगर कॉमन कर लेंगे तो एकदम ऐसे आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सेम सेम है। तो जो ये वाला वेलोसिटी है और जो ये वाला वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी में आप देखिए दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी। सिर्फ ये माइनस की वजह से पता चल रहा है कि डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है। मतलब लैंड के रिस्पेक्ट में बोट अगर इधर जा रहा है, लैंड के रिस्पेक्ट में बोट अगर इधर जा रहा है, तो जो ये वाटर यहां पर है वो लैंड के रिस्पेक्ट में वो इधर जा रहा है। बोट इधर जा रहा है और ये आपका वाटर इधर जा रहा है। बोट की जो स्पीड है लैंड के रिस्पेक्ट में वो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और जो वाटर की वेलोसिटी है लैंड के रिस्पेक्ट में वो आपका ये डायरेक्शन है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का ये तरीका है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी। ये फार्मूला होता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करेंगे। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस में वेलोसिटी ऑफ वाटर। और ये वेलोसिटी ऑफ बोट किसी न किसी के तो रिस्पेक्ट में ही निकला होगा, तो हमारा रिफरेंस क्या है, लैंड है। तो लैंड के रिस्पेक्ट में बोट की ये स्पीड माइनस में लैंड के रिस्पेक्ट में ही वाटर की स्पीड, दोनों का डिफरेंस। ये बोट वाली जो स्पीड है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, और इसकी जो स्पीड है वो ये है, इसमें माइनस भी है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6i कैप प्लस 8j कैप। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 6i कैप प्लस 8j कैप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टीआरई 3 के बाद, टीआरई 3 के बाद क्लास कराएंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो टीआरई 3 हमारा परसों कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे।
बीच में फिर किसी दिन टीआरई 1 करा देंगे, किसी दिन टीआरई 2 करा देंगे, है ना। बीच में एक रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा और आइडिया भी लग जाएगा कि तैयारी कैसी चल रही है। अगला सवाल है कि बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास m2। मतलब कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m1 है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और किससे जाके टकराता है, एक दूसरी बॉडी से टकराता है जो कि स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है, और दूसरी बॉडी का मास कितना है, m2 है। ये m2 मास है और इसकी अगर वेलोसिटी की बात करें तो कितना है, 0 है, रुका हुआ है। ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट था और ये चलता हुआ ऑब्जेक्ट जाके इसमें टकरा गया, और टकराने के बाद क्या हुआ, दे गेट इम्बेडेड। ये जब इसमें टकराया तो उसी में जाके धस गया, उसी में जाके मिल गया, तो क्या हो गया, ऐसे बड़ा सा बॉडी बन गया। ये वाली बॉडी इसी में जाके धस गई तो कितना मास हो जाएगा, m1 प्लस m2 मास हो जाएगा। और अगर ये बहुत तेज चल रहा था, ये रुका हुआ था, तो टकराने के बाद इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो मान लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी हो गई, v। और आपको पता है चाहे ये इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, हालांकि ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराए और टकरा के चिपक के एक हो जाए, ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन यानी कि आदर्श अप्रत्यास्थ संघट्ट का एग्जाम्पल है। लेकिन चाहे आपका इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा वैलिड होता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा वैलिड होता है। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, रेखीय संवेग का संरक्षण नियम क्या कहता है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद लीनियर मोमेंटम की वैल्यू सेम होगी, रेखीय संवेग का मान सेम होगा। तो यहाँ पर टकराने से पहले संवेग मास इंटू वेलोसिटी, संवेग का फार्मूला यहाँ पर भी आप करिए, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर करिए आप, टकराने के बाद हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू में वेलोसिटी v। ये पार्ट 0 हो जाएगा। और आपको क्या निकालना था, टकराने के बाद में वेलोसिटी कैपिटल V निकालेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो कैपिटल V की वैल्यू आएगी m1v और अपान में आएगा m1 प्लस m2। ये इसका आंसर हो जाएगा, यही टकराने के बाद वेलोसिटी हो जाएगी। और ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर ई। नन ऑफ द एबव यानी ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है, वल्कनाइज्ड रबर इज एग्जांपल ऑफ। ये क्या है, वल्कनीकृत रबर इसका एक उदाहरण है। देखिए रबर क्या होता है, जो हमारे पास रबर होता है ना, रबर नाम का जो मटेरियल है, जब हम उसमें सल्फर को मिला करके कुछ प्रोसेस कराते हैं, केमिकल प्रोसेस कराते हैं सल्फर या इसके जैसे और केमिकल मिला करके, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। ठीक है ना, इसको बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। सल्फर मिला देते हैं इसके अंदर, और ये जब वल्कनाइज्ड रबर बन जाता है तो इसकी एक क्वालिटी हो जाती है कि ये काफी ज्यादा इसके अंदर खींचने का टैलेंट आ जाता है। मतलब कि इसको आप काफी देर तक खींचेंगे, काफी लंबा खींचेंगे, टूटेगा नहीं। मतलब आप कह सकते हैं इसके अंदर इलास्टिसिटी इसकी अच्छी हो जाती है। तनने का या खींचने का जो गुण है, जिसको डक्टिलिटी बोलते हैं या तन्यता बोलते हैं, वो गुण आ जाता है ना। और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब खींच करके छोड़ेंगे तो पुराने शेप और साइज में आ जाएगा। ऐसे वल्कनाइज्ड जो रबर होते हैं उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टायर बनाने में, टायर का जो रबर होता है वो वल्कनाइज्ड रबर होता है ना। और इसके अलावा जैसे शूज, जो हमारे जूते होते हैं उनके जो सोल होते हैं, जूते जो होते हैं उनके जो सोल वगैरह होते हैं, ये सारी चीजों में जो रबर होता है वो रबर वल्कनाइज्ड रबर बोला जाता है। वो टूटता नहीं है, आसानी से मुड़ जाता है, खिंच जाता है, टूटता नहीं। तो उसके अंदर ये वाली क्वालिटी और ये वाली क्वालिटी आ जाती है, इलास्टिसिटी वाली क्वालिटी और डक्टिलिटी वाली क्वालिटी आ जाती है। तो ये दो ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है ना, मोर देन वन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। डक्टिलिटी तन्यता का भी गुण आ जाता है और इलास्टोमर हो जाता है वो। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। What should be the velocity of a person of a weight 10 किलोग्राम 60 किलोग्राम। अगर कोई आदमी का वजन है 60 किलोग्राम तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए कि उसका काइनेटिक एनर्जी कितना बन जाए, 270 जूल।
अब बताइए जरा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ आदमी का मास कितने किलोग्राम है, वो दिया है 60 किलोग्राम। काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 270 जूल, वो भी दिया है। स्पीड यानी वेलोसिटी आपको निकालना है, तो ये वैल्यू आप रख लीजिए, 270 जूल इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास कितना है 60, और यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर, कैंसिल करेंगे 30 आएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा v स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो v की वैल्यू आएगी 3 मीटर पर सेकेंड, यानी उस आदमी की जो स्पीड होनी चाहिए वो 3 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान है ये। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। A piece of ice is floating in the water in a container. When the ice is completely melted in the water, height of the water will. ठीक है, कह रहे हैं कि कंटेनर के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर ये पानी है और उसमें कोई बर्फ का जो टुकड़ा है वो ऐसे तैर रहा है, तो जब ये बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह से पिघल जाएगा तो क्या ये जो वाटर का लेवल है ये और ऊपर जाएगा या और नीचे जाएगा, यही रहेगा। तो देखिए आपको ये बात पता होगा कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो आइस की डेंसिटी से कम होती है, पानी का जो घनत्व होता है वो जल कम होता है, इसीलिए जो बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ जो है वो पानी पर तैर रहा है। तो अगर ये आपका जो बर्फ है वो जब मेल्ट होगा, जब पिघलेगा तो पानी में कन्वर्ट होगा, और जब ये मेल्ट होकर के पानी में कन्वर्ट होगा तो डेंसिटी जो अभी कम है वो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी बर्फ जब पिघलता है तो वो सिकुड़ता है, कहने का मतलब ये हुआ। तो ये जो आपका बर्फ है जो पानी में तैर रहा है, तो जितना हिस्सा इसका यहाँ डूबा हुआ है उतना लिक्विड, जो यहाँ का जो लिक्विड है उसी की वजह से ये हाइट आपको दिख रहा है। तो जब ये बर्फ पूरा पिघलेगा तो पिघल करके सिकुड़ता है, तो ये वाली जगह भी क्या होगा, ये बर्फ तो हट जाएगा, तो ये जो जगह है इसकी जगह का जो वाटर इधर और इधर शिफ्ट हुआ है, ये वाली जगह पर ये पूरा मेल्ट होकर के पानी बन के यहाँ सिकुड़ करके आ जाएगा। वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि आइस जब मेल्ट होगा तो वो सिकुड़ता है। सिकुड़ने का मतलब कि ये सिकुड़ करके जिस जगह को घेरा है इसने उसी जगह में आके एडजस्ट हो जाएगा, वाटर के लेवल में कोई चेंज होता है नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बड़ा फेमस सवाल है ये, हाँ ये बहुत फेमस सवाल है, इसका आंसर याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर और वाइबा वगैरह के अंदर कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये बर्फ का टुकड़ा इसी पानी के अंदर था, तैर रहा था, तब तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप बाहर से कोई बर्फ का टुकड़ा ला करके आप इसमें रख रहे हैं तब तो भाई लेवल उठेगा ही उठेगा, क्योंकि ये बर्फ जब पिघलेगा तो कुछ ना कुछ तो वाटर बनेगा ना, और ये इतना वाटर आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो वाटर का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बाहर से ला करके अगर रखेंगे तब मेल्ट होगा, तब तो बढ़ेगा, लेकिन उसी में तैर रहा था वो मेल्ट होगा तो कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस फॉर द फ्लूइड हुज। जो रेनॉल्ड नंबर होता है उसकी वैल्यू कौन से फ्लूइड के लिए कम होती है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कौन से फ्लूइड के लिए कम होती है, जिसकी वेलोसिटी कम होती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होता है। तो देखिए जो रेनॉल्ड नंबर होता है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेनॉल्ड नंबर के लिए, ये रेनॉल्ड नंबर ये डिसाइड करता है कि जो लिक्विड का फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन होगा या टर्बुलेंट होगा। लिक्विड का जो फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन होगा या टर्बुलेंट, यानी धारा रेखी प्रवाह होगा या प्रक्षुब्ध प्रवाह होगा, ये रेनॉल्ड नंबर ही डिसाइड करता है। अगर किसी लिक्विड के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम है, 2000 से कम है या उसके बराबर है, तो जो लिक्विड का फ्लो होता है वो स्ट्रीम लाइन होता है। अगर के की वैल्यू आर की वैल्यू, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ये 3000 से बड़ी है और 2000 से छोटी है, 2000 से बड़ी है और 3000 से छोटी है, तो जो आपका लिक्विड का फ्लो है वो अनसर्टेन है, वो डिसाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3000 से ज्यादा हो गई तो इसको बोलेंगे ये है आपका टर्बुलेंट फ्लो। ये कौन सा फ्लो हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो है। तो रेनॉल्ड नंबर ये डिसाइड करता है कि लिक्विड जो है उसका फ्लो कैसा होगा। और आपको पता है फ्लो
जो लिक्विड का फ्लो होता है उसके लिए ये भी एक फार्मूला होता है, V बराबर K ईटा अपान रो डी। लिक्विड का जो फ्लो होता है वो रेनॉल्ड नंबर पर डिपेंड करता है। रेनॉल्ड नंबर से ही आपको लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी मिलती, और लिक्विड का जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उसमें जो वेलोसिटी होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर या उससे कम होती है। तो अगर किसी लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर या उससे कम है, और क्रिटिकल वेलोसिटी कहां से आएगा, रेनॉल्ड नंबर से डिसाइड होगा। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 रखते हैं तो यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी मिलता है आपको, है ना, ये चीज। और यहां पर इसमें क्या होता है, v की वैल्यू ये ज्यादा हो जाती है vc से। तो यानी ये आपका जो रेनॉल्ड नंबर है ना, ये रेनॉल्ड नंबर वेलोसिटी को डिसाइड कर रहा है। तो अगर कम वेलोसिटी है लिक्विड की, इसका मतलब रेनॉल्ड नंबर कम रहा होगा। अगर लिक्विड की, हाँ, अगर लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो कम रही होगी तो उसका रेनॉल्ड नंबर भी क्या होगा, कम होगा। अगर लिक्विड की वेलोसिटी कम है इसका मतलब उसका रेनॉल्ड नंबर कम है, ठीक है ना। तो ये आपका जो फार्मूला है, और ये जो आपका जो टर्म है ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ज्यादा, अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है इसका मतलब लिक्विड की जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी। वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब कि रेनॉल्ड नंबर भी फिर ज्यादा रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वेलोसिटी इज लेस, लेस वेलोसिटी लेस रेनॉल्ड नंबर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में करेंगे वेट ऑफ अ मेटल इन एयर इज 210 ग्राम। कोई मेटल है जब एयर में था तो उसका जो वेट था वो 210 ग्राम था। वेट कैसे निकलता है, वेट इक्वल टू होता है m इंटू में g, और m मतलब मास। मास कैसे निकलता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो इस मास की जगह पर क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। किसकी बात हो रही, मेटल की, तो मेटल की डेंसिटी, मेटल का वॉल्यूम, और ये जी की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है 210 ग्राम है। इसको किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो मतलब एम की वैल्यू अगर निकालनी है किलोग्राम में कितना हो जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में 210, पॉइंट में 210 ये मास हो गया। ये किसकी वैल्यू होगी, एम की वैल्यू, और इनटू में ये स्मॉल जी लिख दिया हमने, जी की वैल्यू, तो ये वेट हो गया, है ना। इस मेटल का क्या दिया था, ये आपको दिया था, ये 210 ग्राम दिया था ना, तो ये 210 ग्राम जो है वो मास था। अब इसमें जी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये वेट में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहां पर इस जी से इस जी को आप कैंसिल कर दीजिए, आपको मिलेगा मेटल की डेंसिटी इंटू मेटल का वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.210, इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहे हैं कि एंड इन वाटर इट इज 140 ग्राम। यही मेटल को जब वाटर में रख रहे हैं तो उसका वेट 140 ग्राम आ रहा है। आप बताइए, ये मान लीजिए वाटर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल देख लीजिए, ये अगर मान लीजिए वाटर है और उसके अंदर आपने इस मेटल को रख दिया तो इसका वेट घट गया। कैसे वेट घट गया, यहां पर इसका वेट इतना था लेकिन इसमें रखने के बाद इसका वेट घट के 140 ग्राम हो गया। कैसे, क्योंकि इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ काम कर रहा था, और जब आपने इसको लिक्विड के अंदर रखा तो लिक्विड ने ऊपर एक अपथ्रस्ट लगाया, तो ये जो अपथ्रस्ट है वो इसके वेट के अपोजिट डायरेक्शन में था, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, इस वजह से इसका वेट यहां पर कम हो जाता है। कितना इसके वेट में कमी होती, इसका वेट कितना कम हो जाएगा, तो जितना जितना इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया है, और ये कितना फोर्स लगाता है, जितना लिक्विड को ये डिस्प्लेस करता है उतना। ये लॉ फ्लोटेशन है, हम आसान भाषा में आपको यहां पर बता देते हैं, लॉस इन वेट, भार में कमी किसके बराबर होती है, जो ऑब्जेक्ट आपने उसमें डुबाया उसके भार में जो कमी हुई, वेट में जो लॉस हुआ, वो किसके बराबर होता है, जितना इसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर। तो आप कहेंगे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, लिक्विड यानी वाटर। तो लॉस इन वेट, कितना लॉस हुआ, पहले 210 ग्राम था, अभी कितना हो गया 140 ग्राम, कितना लॉस हो गया, तो दोनों को आप डिफरेंस कर लीजिए, 210 माइनस 140 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 10 70 ग्राम, और 70 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट में 07 हो जाएगा, तो पॉइंट में 07 ये हो गया आपका
ये हो गया आपका कितना, ये 0.07 इतना किलोग्राम हो गया। और रही बात वेट की, तो इसमें आप जी से मल्टीप्लाई करिए, इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इसने जब ये डूबा तो कितना वेट को डिस्प्लेस किया, तो जो लिक्विड आपने डिस्प्लेस किया उसका मास ऑफ वाटर इंटू में जी। और मास ऑफ वाटर के लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, जितना इस मेटल का वॉल्यूम होगा, और इंटू में जी। इस वाले जी से इस वाले जी को कैंसिल कर लीजिए, आपको मिलेगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.070, इक्वेशन नंबर 2। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना स्पेसिफिक डेंसिटी। इसका मतलब समझ लीजिए, स्पेसिफिक डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक डेंसिटी को ही हम लोग, इसी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक डेंसिटी को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, और स्पेसिफिक डेंसिटी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। इसी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ मेटल विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ द वाटर। जब भी किसी मटेरियल की डेंसिटी को किसी रेफरेंस लिक्विड की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो जो हमारा मेटल है उसकी डेंसिटी को जब वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो ये जो रेशियो आएगा इसको रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो यहां पर हमें ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर रो एम है, यहाँ पर रो डब्ल्यू है। 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा क्या, ये रो एम वी अपान में रो डब्ल्यू वी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.210 अपान में हो जाएगा 0.070। इससे आप कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना हो जाएगा इसका, ये सीधा सीधा 3 गुना है, इसका आंसर 3 आएगा। और 3 कहीं ऑप्शन में नहीं तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा स्किप हो गया, क्वेश्चन कट रहा है, कोई नहीं, अभी आप इसको देख लीजिए, इसको अभी हम नीचे कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर 3 आ जाएगा। ये रिलेटिव डेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, और ऑप्शन में कहीं भी 3 नहीं है तो नन ऑफ दी अबव ऑप्शन नंबर ई, पांचवा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहे हैं कि अ स्फीयर ऑफ मास स्मॉल एम एंड रेडियस स्मॉल आर इज फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम। यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, सब बहुत सारा मतलब मिस्टेक इसमें लैंग्वेज में मिलेगा हिंदी में। स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस स्मॉल आर इज फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम। मतलब कि कोई विस्कस मीडियम है, कोई श्यान द्रव है, उसके अंदर कोई स्फीरिकल बॉडी इसके अंदर गिर रही है जिसका मास है m और इसका रेडियस है स्मॉल r। तो जब कोई स्फीरिकल बॉडी किसी विस्कस मीडियम के अंदर गिरती है तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में शुरुआत में उसकी स्पीड बढ़ती है, शुरुआत में उसकी स्पीड बढ़ती है उसके वेट की वजह से, वेट वाले फोर्स की वजह से, ग्रेविटी वाले फोर्स की वजह से इसका जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, स्टोक्स लॉ का फार्मूला कहता है कि जो आपका विस्कस फोर्स लगेगा 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ये फार्मूला कहता है कि जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। और विस्कस फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, लिक्विड की वजह से अपथ्रस्ट भी लगता है ऊपर की तरफ। तो इसका खाली वेट नीचे की तरफ है, बाकी अपथ्रस्ट ऊपर है और ये विस्कस फोर्स ऊपर है। और जैसे जैसे इसका ये वेलोसिटी बढ़ता है वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ता है, और ऐसा टाइम आ जाता है कि ये दोनों फोर्स मिल करके इसके वेट के बराबर हो जाते हैं, तो नेट फोर्स हो जाता है 0। और जब नेट फोर्स हो जाता है 0 इसका मतलब एक्सेलरेशन हो गया 0, इसका मतलब वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। इसी को सीमांत वेग बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। इसका एक बहुत ही फेमस फार्मूला है, बहुत सारा सवाल एग्जाम के अंदर आता है, हर स्टेट के पीजीटी एग्जाम के अंदर इससे सवाल आ ही जाता है। तो इसका फार्मूला याद रखना है, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपान ईटा, ये फार्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, ये फार्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का। अब इस सवाल में आपको यही पता करना है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो स्फीरिकल बॉडी के मास और रेडियस पर कैसे डिपेंड करता है। तो स्फीरिकल बॉडी का रेडियस तो आपको दिख रहा है लेकिन मास कहीं नहीं दिख रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये जो डेंसिटी है वो इसी स्फीरिकल बॉडी की डेंसिटी है, और डेंसिटी और इस रेडियस को खाली देखा जाए तो पता चल रहा है टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी और प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर।
डेंसिटी ऑफ द बॉल और रेडियस ऑफ द बॉल, इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी यहां से आप निकाल सकते हैं। और डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम, तो आप चाहे तो डेंसिटी की जगह पर मास ऑफ द बॉल और अपान में वॉल्यूम ऑफ द बॉल और ये रेडियस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो और यहां से आप देखिए क्या लिख सकते हैं, मास की जगह पर मास रहने दीजिए, बॉल जो है वो स्फीरिकल शेप का है तो वॉल्यूम की जगह पर क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर पहले से ही आर का स्क्वायर है, ये आर का स्क्वायर ये आर का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक आर रह जाएगा, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो हम रिलेशन को क्या लिख सकते हैं वीटी प्रोपोर्शनल टू ये मास और ये अपान में रेडियस, मास अपान में रेडियस, बाकी सब क्या है ये कांस्टेंट छोड़ दीजिए। तो यहां से पता चलता है कि टर्मिनल वेलोसिटी स्फीरिकल बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपान आर, तो m अपान आर आपको दो ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के अंदर, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर डी को चूज करना होगा, मोर देन वन ऑफ दी एबव। हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए 1 घंटे की क्लास अभी हुई नहीं, लेकिन आपका मैं मोटिवेशन देख रहा हूं कि कैसे आपकी संख्या कम हो रही है। अभी क्लास स्टार्ट हुई थी तो आप लोग 44 थे और अभी आप 34 हो गए, इसका मतलब कि बहुत लंबी क्लास आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम 1 घंटे के ऊपर की ही क्लास हमें करनी पड़ेगी डेली, तभी कोई मतलब निकलेगा। 15-20 मिनट 25 मिनट की क्लास थोड़ी होगी, 40 मिनट की क्लास थोड़ी होगी। कभी कभार ऐसा टॉपिक हो सकता है कि 40 मिनट की क्लास हो जाए, बट ये बड़ा रेयर होता है। मैं मिनिमम तो 1.5 घंटे तो मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। तो इतना आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप देखिए पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 11-12 क्लास के बच्चों की तरह तो नहीं ही काम चल पाएगा कि सर बस करिए बहुत ज्यादा हो गया आज थक गए, है ना। ठीक है, तो वो माइंडसेट के साथ नहीं हो पाएगा और आपको मजा आएगा। अभी तो हम आज हो सकता है थोड़ा आपको वो लग रहा हो कि बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी नहीं है तो वो सवाल आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में बोला आपको कि ये जस्ट एक ओवरव्यू है, बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो समझ में नहीं आया क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सीरियस नहीं लेना, बस आपको देख लेना कि ये एग्जाम आपका ऐसा होता है। अभी जो रिसेंट आपका ये एग्जाम हुआ टीआरई 3 का, वो सारे सवाल हम यहाँ देख रहे हैं, तो इससे आइडिया लगेगा आपकी प्रिपरेशन का जो टारगेट है उसका, है ना। चलिए नेक्स्ट यहां पर अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहे हैं कि अ बैरोमीटर केप्ट इन एन एलिवेटर एक्सिलरेटिंग अपवर्ड रीड्स 76 सेंटीमीटर। बैरोमीटर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के काम आता है, करें ये जब किसी एलिवेटर के अंदर है और ये आपका एक्सेलरेट होकर के ऊपर जा रहा है, तब इसमें जो रीडिंग आ रही है वो रीडिंग कितनी आ रही है 76 सेंटीमीटर, मतलब 76 सेंटीमीटर हाइट का जो प्रेशर होता है मरकरी का वो दिखा रहा है। करें कि द एयर प्रेशर इन द एलिवेटर इज, तो जब ये एक्सेलरेटेड था तब कितना प्रेशर दिखा रहा है 76 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो एलिवेटर के अंदर जो प्रेशर है, ये जो एलिवेटर है इसके अंदर का जो प्रेशर है वो आपको बताना है। तो जब ये एक्सेलरेटेड था तब प्रेशर इतना बता रहा था, तो अगर ये रेस्ट में रहेगा तो कितना प्रेशर बताएगा। तो देखिए प्रेशर का फार्मूला होता है P इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी। अगर हम यहाँ हाइट के रिस्पेक्ट में बात करें तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा प्रेशर अपान में रो इंटू में जी, और प्रेशर आपको हाइट के रिस्पेक्ट में बताना है, यहाँ पर हाइट के रिस्पेक्ट में, मरकरी कॉलम के हाइट के रिस्पेक्ट में। तो दोनों ही केस में आपका जो बैरोमीटर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात यहां पर कर रहा है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये मेजर करेगा तो पी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, और जो इसके अंदर मरकरी है उसके लिए जो रो है वो भी कांस्टेंट है। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो हाइट यहां पर मिलेगा बैरोमीटर के अंदर, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आपको पता है कि जब ये एक्सेलरेट होकर के कोई बॉडी ऊपर जाती है, जब कोई बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाए तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होता है ए प्लस जी के बराबर, है ना, या जी प्लस ए के बराबर। और जब कोई चीज नीचे की तरफ एक्सेलरेट होकर जाती है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होता है ये जी माइनस ए के इक्वल होता है। ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ, लिफ्ट वाला जो टॉपिक होता है उसके अंदर ये पढ़ते हैं।
तो एक्सेलरेटेड होकर के जब ये ऊपर जा रहा था उस टाइम पर जो जी यहां पर जी होगा वो जी प्लस ए हो जाएगा, और जब ये रेस्ट में रहेगा, जब ये रेस्ट में रहेगा उस केस में क्या होगा, उस केस में खाली जी रहेगा। तो एच प्रोपोर्शनल टू 1/g का मतलब कि ये एक्सेलरेशन, इफेक्टिव एक्सेलरेशन अगर ज्यादा होगा तो हाइट ऑफ जो कॉलम आपको मिलेगा वो कम मिलेगा। तो एक्सेलरेटेड वाले केस में, एक्सेलरेटेड वाले केस में आपने कहा ये वैल्यू ज्यादा है, जी प्लस ए के बराबर है, तब हाइट कितना था, 76 सेंटीमीटर के बराबर। तो नॉर्मल स्टेट में जब ये जी के बराबर होगा, मतलब पहले तो उसमें जी प्लस ए था, अभी यहां पर जी हो गया, तो जी प्लस ए से घट करके जी हो गया, तो ये घट गया, तो जो नया हाइट आएगा वो हाइट क्या हो जाएगा, वो हाइट बढ़ जाएगा, वो हाइट क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। एच प्रोपोर्शनल टू 1/g, एक्सेलरेशन वाले में यहां पर जी प्लस ए होता है, मतलब ज्यादा वैल्यू होती है, यहां पर कितना आ रहा है 76, तो रेस्ट वाले में यहां पर वैल्यू क्या होगी, कम, यहां वैल्यू कम होगी तो यहां क्या हो जाएगा, ज्यादा। पहले 76 था, अब उससे ज्यादा आएगा तो कितना होगा, मोर देन 76। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मोर देन 76 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वर्किंग ऑफ वेंचुरी मीटर इज बेस्ड ऑन, एक टॉपिक बहुत ही फेमस है जिसको हम बर्नौली का थ्योरम बोलते हैं, उसी बर्नौली के थ्योरम पर बेस्ड होता है वेंचुरी मीटर, जिसमें ये दो ट्यूब होते हैं, दो ट्यूब होते हैं जिनको ऐसे लगे होते हैं, और इसको हम मतलब जिस भी कोई ट्यूब है हमारे पास, ये कोई ट्यूब है, इसके अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है और उसे लिक्विड के फ्लो का हमें रेट निकालना है। तो ये वेंचुरी मीटर जो है किस काम आता है, ये आता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को कैलकुलेट करने के लिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को कैलकुलेट करने के ये काम आता है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। और ये जो वेंचुरी मीटर होता है इसमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हम कैलकुलेट करते हैं उसका ये फार्मूला है A1 A2 ब्रैकेट में 2GH और अपान में आता है A1 स्क्वायर माइनस में A2 स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इसका। तो यहाँ पर जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ये हमें पता है, और यहाँ पर ये कुछ हाइट तक लिक्विड जो फ्लो होता है वो H निकाल करके हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकाल लेते हैं। किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन बर्नौली थ्योरम, ये बर्नौली के थ्योरम के ऊपर बेस्ड होता है। बर्नौली का थ्योरम टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फ्लो ऑफ लिक्विड टॉपिक के अंदर, वहां पर डिस्कस करेंगे डिटेल में इसको। तो बर्नौली की थ्योरम के ऊपर बेस्ड होता है। जो हमारा टॉरिसली लॉ होता है ये भी बर्नौली के थ्योरम पर ही बेस्ड होता है, ये भी बर्नौली के थ्योरम पर ही बेस्ड होता है। कोई टंकी है उसमें होल करेंगे तो पानी कितनी दूर जाके गिरेगा, कितने समय में टंकी खाली होगी, ये सब चीज को बोलते हैं टॉरिसली थ्योरम। तो जो टॉरिसली थ्योरम है वो भी बर्नौली के थ्योरम पर बेस्ड है, और जो आपका ये वेंचुरी मीटर वाला डिवाइस है जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को मेजर करता है ये भी बर्नौली के थ्योरम पर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल में कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशंस ऑन सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल बिकम्स इक्वल एट, जैसे देखिए जो सेल्सियस स्केल होता है और जो फारेनहाइट स्केल होता है, सेल्सियस स्केल में जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं 0 से रीडिंग स्टार्ट होती है 100 तक, यहाँ पर लिखा होता है ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है और ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। मतलब सेल्सियस स्केल के अकॉर्डिंग जब वाटर बर्फ में कन्वर्ट होता है तो वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बोला जाएगा, जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस बोला जाएगा। लेकिन यही सेम चीज वाटर का जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग है इसी को फारेनहाइट स्केल पर मेजर करें तो ये कहते हैं यहाँ पर 32 डिग्री फारेनहाइट होगा, यहाँ पर 212 डिग्री फारेनहाइट होगा। इसी सेम चीज को ये बोलते हैं, इसी सेम चीज को ये बोलते हैं, मतलब सेम टेम्परेचर को यहाँ पर ये रीडिंग दिखा रहा है, यहाँ पर ये रीडिंग दिखा रहा है, सेम टेम्परेचर को यहाँ पर ये रीडिंग दिखा रहा है, यहाँ पर ये अलग अलग रीडिंग दिखाता है। तो सवाल में करें कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू यानी रीडिंग भी बिल्कुल सेम सेम आती है। डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो बिल्कुल सेम टेम्परेचर पर सेम रीडिंग देता है, जबकि यहाँ सेम नहीं है, यहाँ भी सेम नहीं, कुछ ऐसा है जो सेम है। तो इसका एक फार्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपान में 9। इसके आगे और भी है, हम उसको नहीं अभी डिस्कस करेंगे, केल्विन है, रैंकिन है और र्यूमर है, हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो C/5 इक्वल टू F माइनस 32 अपान 9 ये कन्वर्जन का रिलेशन है।
सवाल में कह रहे हैं कि सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल की रीडिंग सेम आ रही है, तो C को F के इक्वल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखिए C/5 इक्वल टू, यहाँ भी लिखिए C माइनस में 32/9। इसको सॉल्व कर लीजिए, 9C इक्वल टू हो जाएगा 5C माइनस में 160। इसको सॉल्व करेंगे तो 4C इक्वल टू माइनस 160। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 40 डिग्री। यानी सेल्सियस स्केल पर जो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे अगर आप नीचे भी जाएं, इसी में और नीचे जाएंगे तो कहीं पर आपको क्या मिलेगा, माइनस में 40 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आप इसमें भी नीचे जाइए तो कहीं पर आपको मिलेगा माइनस में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये दोनों जो रीडिंग आपको दिख रहा है वो बिल्कुल सेम टेम्परेचर का रीडिंग है। सेम टेम्परेचर को सेल्सियस में इतना और डिग्री फ़ारेनहाइट में इतना आपको मिलेगा, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला। इसका ऑप्शन लास्ट हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ई। बिल्कुल माइनस में 40, हाँ माइनस में 40 इसका आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस इज। जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें जो गैसें होती है वो कौन से रूल को फॉलो करती हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जहां पर हीट का ट्रांसफर नहीं होता है उसमें जो गैसें होती हैं वो पाइसन्स लॉ को फॉलो करती। पाइसन्स लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस में बायल्स लॉ, और एडियाबैटिक प्रोसेस में पाइसन्स लॉ को फॉलो करती है। और ये जो लॉ है वो कई तरीके से लिखा जाता है। टी वी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और टी पावर गामा अपान पी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये सब तरीके हैं पाइसन्स लॉ को लिखने के, तीनों तरीके पाइसन्स लॉ को लिखने के। तो यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम का इन्होंने पूछा था, तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन ये दिख रहा है आपको। प्रेशर और टेम्परेचर का ये रिलेशन है। तो अगर इसी प्रेशर को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो पावर है वो माइनस की वजह से उल्टा हो जाएगा, तो टेम्परेचर पावर गामा मिलेगा, प्रेशर पावर ये ऊपर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस में गामा हो जाएगा। तो टी पावर गामा पी पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यहां पर क्वेश्चन कट रहा है, इसको हटाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि फॉर अ प्रोसेस इन एन आइडियल गैस dW इक्वल टू 0 and dq is less than 0, then for that gas temperature will increase, temperature will decrease, pressure remains constant। एक गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें dW की वैल्यू 0 है और dq की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है। तो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये फार्मूला होता है। dw की वैल्यू आप 0 कर लीजिए तो dq इक्वल टू आएगा du, क्योंकि ये वैल्यू आपने 0 कर दिया, ये आ गया। dq और du आपस में इक्वल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इस सिचुएशन में dq और du इक्वल है, और क्वेश्चन में दिया है कि dq लेस देन 0 है। तो अगर dq लेस देन 0 है तो dq की जगह पर du भी लिखा जा सकता है। तो du लेस देन 0 है, du लेस देन 0 का मतलब समझते हैं, du का मतलब क्या हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब डेल्टा u लेस देन 0 होने का मतलब क्या हुआ, इन इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे आता है, फाइनल एनर्जी माइनस में इनिशियल एनर्जी, ये लेस देन 0 है। इसका मतलब कि फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम हो गया, फाइनल जो इंटरनल एनर्जी है वो इनिशियल इंटरनल एनर्जी से कम हो गया, घट गया। इसीलिए तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है। छोटा है ना, ये छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो निगेटिव ही आएगा। तो और आपको ये बात भी पता है कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल और केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर की वैल्यू पर डिपेंड करती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर घटेगा तभी इंटरनल एनर्जी घटेगा, और यहाँ इंटरनल एनर्जी घटा है ये दिख रहा है, इसका मतलब कि फाइनल टेम्परेचर भी कम रहा होगा इनिशियल टेम्परेचर से। टेम्परेचर घटा होगा तभी तो इंटरनल एनर्जी घट गई,
तभी तो इसका चेंज निगेटिव आ रहा है ना। तो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इंटरनल एनर्जी घट गई तो इसका मतलब टेम्परेचर भी घट गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये है हमारा आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। और इस सवाल में देखिए कह रहे हैं कार्नो इंजन डज वर्क बिटवीन 100 केल्विन एंड 500 केल्विन। कार्नो इंजन में एक सोर्स होता है, कार्नो हीट इंजन में एक हमारे पास होता है सोर्स, एक हमारे पास होता है सिंक, और ये हुआ हमारा वर्किंग सब्सटेंस। इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। सोर्स का टेम्परेचर हाई, सिंक का टेम्परेचर लो। यहां से इसको ये हीट देता है Q1, फिर ये बदले में कुछ काम करता है W, बचे हुए हीट को रिजेक्ट कर देता है सिंक को, दैट इज Q2। अब यहां पर सवाल में करें कार्नो हीट इंजन जो वर्क करता है वो 100 और 500 केल्विन के बीच में, तो 100 केल्विन सोर्स का टेम्परेचर, 500 केल्विन सिंक का टेम्परेचर, तो T1 और T2 दिया है। और इंजन जो वर्क करता है, मैकेनिकल जो वर्क करता है, वो W की वैल्यू 210 जूल है। कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द इंजन, ये जो इंजन है उसको कितना हीट रिक्वायर्ड है पर साइकिल फ्रॉम द हीट सोर्स, सोर्स से इसको कितना हीट चाहिए वही Q1 की वैल्यू निकालनी है। Q1 की वैल्यू निकालनी है तो कोफिशिएंट ऑफ, ये इसको बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू W बाई Q1, ये फार्मूला होता है, इज इक्वल टू ये होता है 1 माइनस में T2 अपॉन T1। ये हीट इंजन की इफिशियंसी का फार्मूला हुआ। तो W की वैल्यू गिवन है, Q1 की वैल्यू निकालना है, और ये दोनों वैल्यू भी पता है। तो W रख लीजिए 210 जूल, और अपान में हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर 500 केल्विन, सोर्स का टेम्परेचर 1000 केल्विन, कैंसिल करेंगे यहां से तो आएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2, 210 जूल अपान Q1 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से Q1 की वैल्यू आएगी कितनी, 420 जूल। कितना आ जाएगा, 420 जूल। ऑप्शन देख लीजिए कैलोरी में दिया है, तो जूल को कैलोरी में कैसे बदलें, आपको ये रिलेशन पता है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, यानी 1 जूल इक्वल टू 1 अपान 4.2 कैलोरी। जूल को कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये जूल में है तो कैलोरी में कितना आएगा, कैलोरी में डिवाइड कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से डिवाइड करिए, तो कितनी बार डिवाइड होगा, ये 100 बार डिवाइड होगा, तो 100 कैलोरी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 100 कैलोरी यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 100 कैलोरी यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ये आपका आज का ये जो पहला क्लास है वो संपन्न होता है। आई होप कि आपको काफी सारी चीजें समझ में आई भी होंगी। हालांकि अभी हम ये सारा टॉपिक एक एक करके डिटेल में अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, बट फिर भी आपने बेसिक पढ़ रखा होगा, पहले से आप पढ़ा रहे होंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको जानी पहचानी सी लगी होंगी। तो यही पेपर का आपका लेवल है, टीआरई 3 के अंदर यही सारे सवाल आपके आए हुए, ठीक है ना। इसी तरह से इसके जो बचे हुए आपके 60 क्वेश्चन और हैं, 80 क्वेश्चन पूरा रहता है, 20 हो गया, जो 60 क्वेश्चन है 30-30 करके अगली 2 क्लास के अंदर भी हमें उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए आपके कोई सवाल कोई डाउट्स है तो आप एक बार पूछ लीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग कब कब मिलेगा, आप देखिए रिकॉर्डिंग वैसे जनरली अवेलेबल तुरंत ही हो जाता है, बट कभी कभार थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप मान के चलिए कि आधे घंटे के अंदर 45 मिनट के अंदर ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ऐप के अंदर ये आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो अलग अलग फोल्डर आपके बनेंगे, जैसे यूनिट वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका हम पीवाईक्यू के नाम से एक फोल्डर बना देते हैं, क्योंकि हमें तीनों पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, तो 10-12 लेक्चर हो जाएंगे। तो पीवाईक्यू का एक फोल्डर बना देते हैं जिसके अंदर हम इसको अभी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा कोई और सवाल है,
ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, अभी देखिए क्लासेस का जो रिदम है, मैं ये जो है एक्सेप्ट करता हूँ, क्लासेस का जो रिदम है वो अभी और अच्छा होगा, ये बहुत बेहतरीन, बहुत बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा सेटअप है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल नया है और बहुत सारी चीज़ों से अभी उतने जो है फ़ैमिलियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी थोड़ी-सी अजीब लग रही हैं। तो धीरे-धीरे अभी इसमें जब जैसे हैबिचुअल हो जाएँगे, तो इस क्लासेस का जो रिदम है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो और बेहतरीन हो जाएगी और स्मूथ हो जाएगा। हमारा कन्वर्सेशन और अच्छा हो जाएगा। ठीक है? चलिए, आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। बाकी इसके अलावा कोई आपका सजेशन होगा, कोई भी आपका कमेंट, कोई भी सुझाव, कोई भी शिकायत, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो आपका रफ्तार बैच 2.0 का बना है, ऐप के अंदर जो ग्रुप है वहाँ पर, या इस वीडियो के कमेंट में कहीं पर भी जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम वहाँ पर लिख सकते हैं और पॉसिबल होगा तो उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, फिर तो आज की इस क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। बाकी आपसे मिलेंगे हम कल और कल डिस्कस करेंगे इसके बचे हुए मतलब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में 30 क्वेश्चंस को। ठीक है ना? तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। पॉसिबल होगा तो ये जितना भी हमने पढ़ाया है एक बार खुद से रफ कॉपी लेकर के बैठ करके खाली क्वेश्चन देख-देख करके खुद से भी सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करिएगा। फिर जहां आपको डाउट होगा, जो नहीं समझ में आया होगा, एक बार वीडियो या इसका जो पीडीएफ अपलोड होगा, उसकी मदद भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।